हेलो बच्चों। तो अभी तक हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोलाइडल डिस्पर्जन्स के बारे में, जिसमें हमने जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ ली हैं, और जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है काइनेटिक प्रॉपर्टीज़। काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ में दो मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो है ब्राउनियन मोशन और दूसरा है डिफ्यूजन। तो काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की इम्पोर्टेंस किसी भी कोलाइडल डिस्पर्जन में काफ़ी ज़्यादा है। इट इज़ हेल्पफुल इन, एक तो ये हेल्प करती है कि स्टेबिलिटी कितनी है किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन की, ठीक है, इसको बताने में हेल्प करती है। दूसरा ये बताती है कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है किसी भी डिस्पर्जन या उसके पार्टिकल्स का। और तीसरा ये है कि ट्रांसपोर्टेशन काइनेटिक्स जो होती है किसी भी पार्टिकल की एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसकी स्टडी में ये जो है स्टडी हेल्प करती है, जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अभी जो है हम ब्राउनियन मोशन को देखते हैं। इस मोशन के कारण पार्टिकल जो हैं वो सेडिमेंट नहीं करते। आपको पता है कि ये एक रैंडम जिगजैग मोशन है ब्राउनियन मोशन, और पार्टिकल्स जो हैं ऑल द टाइम मूवमेंट में रहते हैं। इस मोशन को बनाए रखने के लिए पार्टिकल का साइज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। जितना पार्टिकल का साइज़ कम होगा और जितनी उसकी विस्कोसिटी डिस्पर्जन मीडियम की वो कम होगी, उतना ज़्यादा जो है मोशन में रहेंगे पार्टिकल्स। और इनको मोशन में रहने के लिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी की फॉर्म में भी दी जा सकती है। तो थर्मल एनर्जी इनको एक तरह की काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। 5 माइक्रोन मीटर तक के साइज के जो पार्टिकल हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन जो है वो शो कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स एक तो आपस में टकराते हैं और दूसरा वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराते हैं। इसको हम किसी भी लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपको अब ब्राउनियन मोशन समझ में आ गया होगा। तो हम किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं, तो हम क्या है उसका ब्राउनियन मोशन कम कर सकते हैं इस तरह से। और अगला हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें प्रॉपर्टी, वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि पार्टिकल की जो मूवमेंट होती है कोलाइडल पार्टिकल की, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। तो अगर आप अपनी बुक में एक डायग्राम देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि एक जो है 2 कंपार्टमेंट का एक कंटेनर बनाया हुआ है। उसमें एक मेम्ब्रेन से उसको सेपरेट किया गया है, और वो कौन-सी मेम्ब्रेन है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो जैसे कोई पोरस प्लग होता है, इस तरह से पोर्स वाली एक मेम्ब्रेन है, और उसमें क्या है, एक तरफ रखा है सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन पार्टिकल्स की ज़्यादा है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है कि पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कम है डिस्पर्जन मीडियम में। तो ऐसे में हम उसको मैग्नेटिक स्टरर से स्टर भी करेंगे मीडियम को, ताकि उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि डिफ्यूजन जो है वो ब्राउनियन मोशन के कारण हो जाता है। ब्राउनियन मोशन जो है वो डिफ्यूजन को कॉज करने में हेल्पफुल होता है। तो पार्टिकल इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इसको आपने फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन से कोरिलेट कर लेना है, उसको आपने याद करना है। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ सब्सटेंसेस की जो है, जैसे कि शुगर, साल्ट, एसिड्स एंड बेसिस, इनकी जो डिफ्यूजन रेट है वो बाकी सब्सटेंसेस से थोड़ी फास्ट होती हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलॉइड्स। और जो दूसरे सब्सटेंसेस जैसे जेलेटिन और एल्ब्यूमिन, ये कुछ तरह के जो प्रोटीन वाले सब्सटेंसेस हैं, इनकी जो डिफ्यूजन रेट है वो स्लोअर होती है, तो इनको हम नॉर्मली बोलते हैं कोलाइडल सब्सटेंसेस। वैसे विस्कोसिटी इटसेल्फ भी एक काइनेटिक प्रॉपर्टी में आ जाती है, अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। तो विस्कोसिटी का भी आपने ध्यान रखना है कि एक तो वो शेप ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इस पे डिपेंड करती है। जितना पार्टिकल गोल होगा, स्फेरिकल होगा, उतनी विस्कोसिटी कम होगी, ठीक है। और जितनी एफिनिटी जो है उसकी, जितनी जितनी एफिनिटी पार्टिकल्स की डिस्पर्जन मीडियम के साथ कम होगी, उतनी ज़्यादा वो स्फेरिकल शेप को अचीव करेंगे और विस्कोसिटी उससे गिर जाएगी। और किस टाइप का कोलाइड है ये भी जो विस्कोसिटी के ऊपर काफ़ी असर डालता है। और मॉलिक्यूलर वेट का तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा किसी भी मटेरियल का, उतनी उसकी
ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली जो है सरफेस चार्ज पे डिपेंड करती हैं कि पार्टिकल जो हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में वो पॉजिटिव चार्ज के हैं या नेगेटिव चार्ज के हैं। तो बेसिकली हमने सरफेस चार्ज को पढ़ते टाइम ये चीज़ डिस्कस की थी कि एक ज़ीटा पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के थ्रू वो डेवलप हो जाता है। तो वो डिसाइड करवाता है कि पार्टिकल्स का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं कि कितना उसका ज़ीटा पोटेंशियल है और किस मैग्नीट्यूड का है। तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ये बहुत ईज़ी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। इसमें एक यू शेप ट्यूब होती है जिसमें दोनों उसकी साइड जो है वो ओपन होती हैं। एक साइड पे हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी साइड पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं जो नेगेटिवली चार्ज है। मतलब यू शेप की ट्यूब पे एक ओपनिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, एक ओपनिंग पे नेगेटिव चार्ज है, कैथोड और एनोड। और इस यू शेप की ट्यूब में हम क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को डाल देते हैं और उसमें से करंट फ्लो करवाते हैं। तो जैसे करंट फ्लो करता है तो जो पार्टिकल्स होंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के, नेगेटिव चार्ज वाले पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे। तो इससे हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि जो पार्टिकल्स का जीटा पोटेंशियल है वो कितना है और किस चार्ज के वो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का सरफेस के ऊपर क्या चार्ज है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद आपका आएगा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो उस ऑस्मोसिस का आपको पता है कि मूवमेंट जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है और उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। लेकिन इसमें इस वाले जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है इसमें यही फ़र्क होगा कि इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो करेगा और बीच में एक कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट होगा। तो उसमें इलेक्ट्रिकल फ्लो के थ्रू उसको एक फोर्स मिलेगी जिसके कारण वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेगा, पासिंग थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बहुत ईजी आप कर पाएंगे। थैंक यू।